नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज हम बात करेंगे अच्छे प्लेसमेंट्स में स्किल डेवलपमेंट की क्या महत्वता है, और इसी के लिए हमारे साथ जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे भी मिलवाएंगे। दर्शकों, आज की बात में हम बहुत विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स पर, खासकर स्किल डेवलपमेंट का क्या महत्व रहता है अच्छे प्लेसमेंट्स पर। और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मनीष बिल्लोरे सर, जो कि प्राचार्य हैं सिस्टेक कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज हमारा जो विषय है अच्छे प्लेसमेंट्स में स्किल डेवलपमेंट के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए, स्किल हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है और मुझे लगता है कम से कम 3-4 पीढ़ियों से स्किल या कौशल ये शब्द हम सुनते आए हैं। बिल्कुल। इसका बड़ा सीधा सा, बड़ा सरल सा अर्थ है। एक ऐसा कार्य जो आप खुद कर सकते हो, जिसमें आपको महारत हासिल हो और वो कार्य कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो या उसका कहीं ना कहीं महत्व हो, खास तौर से उसको हम कन्वर्ट कर सकें अर्निंग में या आय के तौर पे उसको हम कन्वर्ट कर सके। तो ऐसी एक कला जो आपको आती हो, जिसमें आपका महारत हासिल हो, देश में दुनिया में आप उसमें एक अच्छा खासा स्तर रखते हो सीखने के मामले में और परफॉर्म करने के मामले में, और जैसा मैंने कहा कि उसको आय के तौर पे आप कन्वर्ट कर सकें, वो एक स्किल है या एक कौशल है। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है कि किसी भी विकसित देश की जो विकास की जिम्मेदारी होती है वो युवाओं के मजबूत कंधों पर होती है, और जिसमें स्किल्स का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना भी है स्किल डेवलपमेंट की। अगर बात करें उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं फिर कहूँगा कृतिका कि हम में से हर एक को, हमारे दर्शकों को ये याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से कई महीने पहले ये कहा था कि हमारे जो युवा हैं वो जॉब सीकर न बने, जॉब गिवर बने। कुछ 10 साल पहले, 20 साल पहले ये होता था कि युवा का एकमात्र ध्येय होता था कि वो कुछ सीख लें, कुछ पढ़ाई कर लें, डिग्री हासिल कर लें, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जॉब सीकर तो आप बने ही, लेकिन जॉब गिवर भी बने। तो अभी पिछले एक दशक से जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो फोकस हो रहा है, खुद के स्टार्टअप खोलने पे जो फोकस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, कि वो कुछ ऐसा करे जो खुद के साथ में औरों की आय का भी स्रोत बने। तो यही विचार आज के युवा का है। मैं समझता हूँ कि एक होनहार युवा, एक अच्छा और विकासशील युवा, उसके मन में कम से कम जब से वो कक्षा 10 या 11वीं में आता है, तब से विचार शुरू हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से वो जॉब सीकर के अलावा जॉब गिवर भी बने। बिल्कुल सही बात है। और जब वो जॉब गिवर बनेगा तो वो अपनी स्किल्स को बिल्कुल परफेक्टली सीखेगा। सर, अगर बात करें हम स्किल सेट की, 2 प्रकार के स्किल सेट होते हैं, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसमें तो एक शिक्षक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि आप में जो भी स्किल है, जिस प्रकार की भी स्किल है, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल्स का आपने बोला कृतिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। खास तौर से तब जब हम अपने विचार किसी और को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी बात हम किसी और को समझाना चाहते हैं, वहाँ पर ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को आप करते हैं, और किस प्रकार से अपनी बात को सामने वाले तक रखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में निश्चित रूप से हमारी स्पीच, हमारी भाषा, हमारी बोली का तो महत्व है ही सही, लेकिन जैसा हम छात्रों को हम बताते भी हैं हमारी कक्षाओं में, तो सॉफ्ट स्किल्स के कुछ एक्सटेंडेड वर्जन्स भी हैं। जैसे अगर आप एक तकनीकी छात्र हैं तो आपकी स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अगर किसी को समझाते हैं जी, और साथ में कुछ आप स्केच बनाकर दिखाते हैं या कुछ उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं, तो वो भी सॉफ्ट स्किल्स की श्रेणी में आता है। कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स वही है कि आप किसी व्यक्ति को कितने 100% के तौर पे अगर हम उसकी गणना करें तो 100% में से कितने प्रतिशत तक आप उसको अपनी बात अच्छी तरह से बता पाते हैं, और ये कैसे आप सुनिश्चित कर पाते हैं कि समझाने के बाद में उसके कोई और प्रश्न ना रहे या उसको किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो या आपके बात का अर्थ के बजाय अनर्थ वो ना निकाल ले। तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत कॉमन है। आपकी किसी भी प्रकार की स्किल्स हो, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का महत्व तो है ही सही। बिल्कुल सर।
इसके अलावा आपने जो हार्ड स्किल का बोला कृतिका, तो वो हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार, हर व्यक्ति के हुनर के हिसाब से, हर व्यक्ति के शिक्षा के हिसाब से बदलती रहती है। मुख्य रूप से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हार्ड स्किल्स होती हैं। नॉन टेक्निकल हार्ड स्किल्स में उदाहरण के तौर पर कुकिंग है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हथकरघा, इस प्रकार की जो स्किल्स हैं जो पारंपरिक हैं, चित्रकारी है। और दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताया टेक्निकल स्किल्स में चूंकि मैं एक इंजीनियरिंग शिक्षक हूं, तो मेरे हिसाब से तो टेक्निकल स्किल्स में जो सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल और एलाइड टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स हैं, वो सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो टेक्निकल स्किल्स की श्रेणी में आती हैं। मुख्य रूप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्किल्स बच्चा सीखता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है, वैसे वैसे उसको निश्चित रूप से एक उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। यदि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दूं, तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है, इनमें से किसी एक को उसको चूज़ करना चाहिए ताकि वो एक जर्नलिस्ट ना बने। हर चीज़ का ज्ञान थोड़ा थोड़ा हो, उसके बजाय उसको किसी एक फील्ड को चूज़ करके अपनी पसंद के अनुसार, इंडस्ट्री के ट्रेंड के अनुसार उसको चूज़ करना चाहिए और उस फील्ड में आगे बढ़कर महारत, जैसा मैंने शुरू में कहा, महारत हासिल करनी चाहिए ताकि एक अच्छे खासे लेवल तक वो पहुंच सके। इस उदाहरण के अलावा और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, फील्ड्स हैं, तो अपनी पसंद के अनुसार स्टूडेंट जो है बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि एक छात्र को जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहिए और जो भी स्किल्स उसके अंदर है उसको और सीखना चाहिए, उसमें परफेक्ट बनना चाहिए। दर्शकों, जो छात्र हमें देख रहे हैं वो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें। सर, आप प्राचार्य भी हैं और जब एक छात्र एडमिशन लेता है कॉलेज में, पूरी तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेता है, तो समाज को बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि इंजीनियरिंग का छात्र है और जिस फील्ड में है उसमें महारत उसने हासिल की है। लेकिन छात्रों की क्या जिम्मेदारी रहती है, किस प्रकार से उनको कौशल विकास की खुद की तैयारी करनी चाहिए प्रथम वर्ष से? सबसे महत्वपूर्ण इसमें है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का चयन, एक अच्छे कोर्स का, अच्छे यानी कि ट्रेंडिंग कोर्स का चयन, बिल्कुल, खुद का उसमें कितना इंटरेस्ट है इस बात पर सवाल, और फाइनली सबसे महत्वपूर्ण, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं बताऊंगा, जो कहूँगा, वो है अवेयरनेस, जागरूकता जी। इन सब मुद्दों में, इन सब पॉइंट्स में छात्र को देखना चाहिए कि क्या वो सही महाविद्यालय, सही कोर्स का चयन कर रहा है, और अगर वो उसको सही ठहराता है तो इन सही बातों के पीछे कौन कौन से तथ्य हैं। आज के दौर में मैं साफ तौर पर आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईटी सेक्टर में हर कोई छात्र जाना चाहता है, बिल्कुल, लेकिन उस सेक्टर में एंटर होने के पहले हर छात्र को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या वो इस पढ़ाई को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएगा। यदि हाँ, तो क्या अपने आप को एक स्किल्ड आईटी इंजीनियर के तौर पर स्थापित कर पाएगा। यदि हाँ, तो जैसा आपने पूछा कि क्या इस सब के बाद में समाज को या देश को किसी प्रकार का योगदान दे पाएगा। बिल्कुल। अगर इन सब बातों का सवाल, इन सब सवालों का जवाब यदि हाँ है जी, तो निश्चित रूप से उसको वो फील्ड का चयन करना चाहिए, उसमें पढ़ाई करना चाहिए और उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। डेफिनेटली इसके लिए मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक पथ प्रदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, और जब आपको एक सही पथ प्रदर्शक मिल जाता है, सही मेंटोर मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपका करियर एक अच्छे राह पर चल पड़ता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से शुरुआत से ही तैयारी करनी चाहिए छात्रों को, क्योंकि वे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपने एक बात और कही कि तकनीक की बात हो रही है और जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट है और बहुत ग्रोइंग है और बहुत जल्दी जल्दी अपडेट हो जाती है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? ये छात्र टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट करते रहें और अपने आप को कैसे उसमें इम्प्रूव करते रहें? देखिए, जैसे हमें अगर किसी धर्म ग्रंथ में महारत हासिल करनी हो तो लोग क्या सलाह देते हैं कि किसी पंडित के पास जाकर आप बैठिए, बिल्कुल, उनकी संगति का लाभ उठाइए। उसी प्रकार से टेक्निकल संगति या कौशल आधारित संगति भी ज़रूरी है एक छात्र के लिए। जी, यदि उसे जानना है कि उसकी चयनित फील्ड में क्या क्या नया हो रहा है, देश ही नहीं दुनिया में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो पहला काम उसको ये करना चाहिए। छात्रों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगति
में आ जाइए जिस व्यक्ति को देश और दुनिया की सारी खबरें हों। दूसरा, वो व्यक्ति खुद एक प्रैक्टिसिंग टेक्नोलॉजिस्ट या इंजीनियर हो जो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में काम कर रहा है। यदि इस तरह के व्यक्ति से आप महीने में एक बार भी मिल लेते हैं या 15 दिन में भी एक बार आप मिल लेते हैं तो आपको वो सारी बातें जानकारी हासिल हो जाती है कि आपको एक छात्र होने के नाते क्या क्या सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो बात की बात है। बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है? इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है कृतिका कि अगर आप एक पाक कला की पुस्तक पढ़ लें या 8-10 पुस्तकें पढ़ लें और आप खुद कुक ना करें तो आपको कोई भी अच्छा कुक नहीं कह सकता, या आप अपने पहली कुकिंग डिश में ही आप हो सकता है फेल हो जाएं। यही हाल आज के दौर में टेक्नोलॉजी का है, प्रैक्टिस का है, और यही महत्व भी प्रैक्टिस का है। आप कितना भी अपने आप को अपना ज्ञान का कितना भी अर्जन क्यों ना कर लें, कितना भी आप उसमें एक्सेलेंस ना हासिल कर लें, कितना भी आप उसमें अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो भी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में, तो इंटर्नशिप जो है ये वही है कि आप अपनी पढ़ाई के अलावा, आपका जो स्कोर कार्ड है उसके अलावा आप फील्ड में कितना वक्त बिताते हैं अपने छात्र जीवन में, और वहाँ जाकर चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, प्लांट हो, कोई ऑफिस हो, कोई एक वर्क प्लेस हो, वहाँ जाकर आप जो समय बिताते हैं वो आपकी शिक्षा को परिपूर्ण करता है, उसको एक कंप्लीटनेस प्रदान करता है। तो इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी है। डेफिनेटली हर छात्र को अधिक से अधिक समय इंटर्नशिप में बिताना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूँगा, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को मैं अभी फिलहाल नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वो बहुत ही सीरियसली इस बात पर विचार कर रहा है कि 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री के अंत में चौथे साल में क्या ऐसा कुछ किया जाए कि उसके आखिरी के 6 महीने पूरी तरह से इंटर्नशिप में निकले। इस बात पर बहुत ही सीरियसली विचार चल रहा है, और कुछ समय में, कुछ महीनों में हो सकता है विश्वविद्यालय और शासन की तरफ से कुछ हमको अच्छा सुनने को मिले। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इंटर्नशिप कितना ज़रूरी है, और बहुत अच्छा उदाहरण कि हम खाना पकाने की विधि तो जानते हैं लेकिन कभी बना के नहीं देखा, तो कैसे अच्छे कुक बनेंगे। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग के छात्र जो होते हैं वो जब एजुकेशन लेते हैं, एकेडमिक्स अपना पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अपने हुनर को परफेक्ट कर पाएंगे, और जब आपका प्लेसमेंट होगा आपका यही हुनर काम आएगा। सर, अब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं। जब फाइनल ईयर में छात्र आता है, पूरी तरीके से तैयार होता है प्लेसमेंट के लिए, तब क्या कुछ तैयारी की ज़रूरत रहती है? मैं आपकी जो आपने कुछ मिनटों पहले जो बात कही थी मैं उस पर आऊँगा। आपके ही शब्द थे कि पहले साल से तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा तो हमेशा ये मानना है, और ये बात मुझे लगता है कई लोग मुझसे सहमत भी होंगे, प्लेसमेंट जो है वो केवल फाइनल ईयर की एक्टिविटी नहीं है। प्लेसमेंट की एक्टिविटी, जैसा मैंने कुछ समय पहले बोला, कि जब आप कक्षा 10 में रहते हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होते हैं, प्लेसमेंट मुझे लगता है वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। प्लेसमेंट का विचार वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, न सिर्फ विचार बल्कि प्लेसमेंट की तैयारी वहीं से शुरू हो जाना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जहाँ मैं प्राचार्य हूँ, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पहले साल से ही उस छात्र को इतना एक्सपोजर मिले कि जिस ब्रांच में वो पढ़ रहा है, जो पढ़ाई वो करने की शुरुआत कर रहा है, उससे संबंधित प्लेसमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। मान लीजिए अगर वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है तो हम पहले वर्ष से ही उसको ये एक्सपोजर देते हैं, देना भी चाहिए कि सिविल कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज डेवलपमेंट में, रोड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो पूरे देश में जो आज जोर शोर से जो बातें चल रही हैं, काम हो रहे हैं, उसमें उस छात्र को अपने आप को कहाँ फिटमेंट देखना चाहिए। उसके अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग सब एरियाज़ हैं, लेकिन यदि वो फर्स्ट ईयर से ही, प्रथम वर्ष से ही अगर वो इस बारे में सोचना और कार्य करना शुरू करता है, तो जब फाइनल ईयर तक पहुंचता है तो उसमें वो सारे गुण अपने आप दिखते हैं इस पूरे प्रोसेस के नतीजे के तौर पे, कि जो अपने आप को प्लेसमेंट के तौर पे एक अच्छा कैंडिडेट महसूस करता है। यही कॉन्फिडेंस है कि जब उसके प्लेसमेंट के लिए जब कैंपस ड्राइव होता है तो वो छात्र अच्छे से परफॉर्म करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल लर्निंग हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स की हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो, चाहे उसके प्रोजेक्ट्स हों, चाहे उसकी इंटर्नशिप्स हों। इन सारी चीज़ों का समग्र तौर पे एक प्रस्तुतिकरण ऐसे होता है कि वो जो प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आई है उसको चयनित कर लेती है।
बिल्कुल सर। सर काफ़ी कुछ प्रयास करता है कॉलेज भी, बच्चे भी काफ़ी कुछ प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? कृतिका, एक बात हमको समझनी चाहिए, जो जैसी शुरुआत में हमने बात की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी के स्लोगन से बात की थी कि जॉब गिवर नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर भी बनने की तरफ आपको सोचना चाहिए। मैं छात्रों को खास तौर से एक बात बोलूँगा कि प्लेसमेंट का आज के दौर में अर्थ सिर्फ नौकरी नहीं है। आप अपने आप को कैसे प्लेस कर पाते हैं इस दुनिया में, इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में और बिल्कुल। समाज में, जी। आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। यदि आप अपना खुद का एक स्वरोजगार शुरू करते हैं, स्टार्टअप सभी ने सुना हुआ है, अगर आप स्टार्टअप की तरफ जाते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, वो भी किसी अच्छे प्लेसमेंट से कम नहीं है। प्लेसमेंट का अर्थ सिर्फ और सिर्फ नौकरी अब नहीं रह गया है। बिल्कुल। आप अगर खुद के एफर्ट्स लगाते हैं, खुद का कुछ आप एक स्टार्टअप करते हैं, तो वो भी एक प्लेसमेंट है। बिल्कुल सर, आपकी बात से मुझे ध्यान आ रहा है कि हमें अंतरात्मा को जागृत करना होगा और हम समाज में क्या कुछ दे सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। तभी हम एक अच्छे प्लेसमेंट, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं। सर, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश की जो युवा हैं, अब वे काफ़ी सारी एमएनसीज में वर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अच्छे-अच्छे कंपनीज में बच्चे जा रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति भी लाई गई है, उससे भी काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी खुशी की बात और गर्व करने की बात तो ये है कि मध्य प्रदेश में, भोपाल में जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वो सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने पूरे स्वरूप के साथ में अपनाया है और कॉलेजेस में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। जी। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ऐसा एक अवसर मिला एक ऐसी मीटिंग अटेंड करने का कि जहाँ पे हमने विस्तार से चर्चा की, हमारे आदरणीय कुलपति महोदय के साथ में विस्तार से चर्चा की कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक आम छात्र तक, हर एक छात्र तक कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ऐसा काम हो रहा है। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा इस बारे में कि मध्य प्रदेश भी ऐसा एक राज्य है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू बिल्कुल। किया अपने जी। राज्य में। तो चूंकि हम इस क्रम में, दौड़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस क्रम में हम सबसे पहले हैं, तो पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, उसके फ़ायदे उठाने और उसके हिसाब से अपने आप को और ग्रो करने में हमको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, ये हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि नई शिक्षा नीति सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू की गई और इस नवाचार को अपनाया सभी तकनीकी यूनिवर्सिटीज़ ने और कॉलेजेस ने, और जिससे कई सारे फायदे भी हुए हैं। सर, अब ये भी जानना चाहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स की भी बात करना चाहेंगे कि आजकल देखा जा रहा है ऐसे कोर्सेज सामने आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपने भविष्य को बना रहे हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये भी कृतिका हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही एक अहम अंग है। जी। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। बिल्कुल। ये देखा गया है पास्ट में, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने खुद इंडस्ट्री में काम किया है लगभग 12 वर्षों तक। तो मैंने देखा है कि आपको एक इंजीनियर होने के नाते परिपूर्णता हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब ख़ास तौर से प्रैक्टिसिंग वर्ल्ड में, ख़ास तौर से इंडस्ट्री में ऐसे बहुत मौके आते हैं जहाँ पर एक फील्ड के अलावा आपको दूसरी फील्ड का ज्ञान अगर ना हो तो जी आप सर। रुक जाते हैं, आपका काम बंद हो जाता है, आपको कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। और इसके दूसरी ओर अगर ये देखें कि आपको दूसरी फील्ड का थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। सबसे ताज़ा उदाहरण है आज के दौर में ऑटोमोबाइल, जी। इलेक्ट्रिक कार्स। बिल्कुल। एक दौर था जब कार का मतलब होता था शुद्ध रूप से एक मैकेनिकल मशीन, लेकिन अब आप देखिए, अब आज की कारों में बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। बिल्कुल। तो ये कोई नहीं कह सकता कि आज के दौर में जो ऑटोमोबाइल है या कार है या इस तरह के व्हीकल्स हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स के बस के हैं। जब तक उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, और अब तो टेस्ला जैसी कारें आ रही है जहाँ पे कंप्यूटर ड्रिवन कार्स होंगी, वो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलित कारें होंगी, वो अपने आप कुछ डिसीजंस लेंगे। तो बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण कार का, जहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सब का समावेश एक प्रोडक्ट में है। तो डेफिनेटली
हमारा इंटरडिसिप्लिनरी ज्ञान जो है, इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा जो है, उसको हमको आज से ही बढ़ावा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि सभी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है और एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है। सर, छात्रों का रुझान बहुत ज़्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ और ज़्यादातर बच्चे उसी में करियर बनाना चाहते हैं। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये तो एक तथ्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में ट्रेंडिंग चीज़ है, यस, जी, बड़ी डिमांड है उसकी। जी, और उतनी ही ज़ोर शोर से एक और बहस चल रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं विपरीत तौर पर प्रभावित करेगी। लेकिन ख़ास तौर से तकनीकी छात्र जो हैं उनके लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि किसी चीज़ का उद्गम हुआ है, वो चीज़ अभी नई आई है, उस कॉन्सेप्ट को लोग सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज के दौर के जो तकनीकी छात्र हैं उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह की सारी ट्रेंडिंग चीज़ों को अपनाना चाहिए, उनमें सीखना चाहिए और उसमें अपना दिमाग, दिल और मन, बुद्धि, इन सब का इस्तेमाल भी समान रूप से करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस नए टूल को, इस नई टेक्नोलॉजी को बहुत सेंसिबली वो इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लाभ हासिल कर पाएंगे और उसकी जो हानियां हैं उनसे अपने आप को और बाकियों को दूर रख पाएंगे। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है कि पूरा 100% अगर अचीव करना है तो छात्र को अपना मन, बुद्धि, शक्ति सब कुछ लगानी चाहिए। सर, हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो युवा हैं, जो कि खासकर टेक्निकल युवा हैं, वे कितने ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सारा प्लेसमेंट होता है मध्य प्रदेश से। देश विदेशों में जा रहे हैं हमारे छात्र, तो कितने इंडस्ट्री रेडी होते हैं हमारे छात्र? हमारा मध्य प्रदेश तो देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इंदौर है और उस इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों एक ही शहर में है। ऐसा पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। बिल्कुल सर। तो मध्य प्रदेश शिक्षा के तौर पे, शिक्षा के जगत में तो आगे है ही सही। और मैं कहूँगा कि जो प्लेसमेंट की बात आपने पूछी या आपने ग्रोथ की बात पूछी या आपने आगे बढ़ने की बात पूछी, उसमें ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रदेश या कोई भी देश किसी और देश से या किसी और प्रदेश से पीछे है। हर प्रदेश को, हर देश को समान अवसर मिल रहे हैं। ख़ास तौर से जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई उसके बाद से लोग छोटे से गांव में बैठकर भी वो सीख रहे हैं जो पहले किसी बड़े शहर के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के स्टूडेंट को हासिल होता था। बिल्कुल। तो जहाँ तक इनपुट्स की बात है, इनपुट्स में तो कोई कमी नहीं है, हमारा प्रदेश भी उसमें पीछे नहीं है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा कि जो एक शुरुआत में हमने चर्चा की थी सॉफ्ट स्किल्स की, जी सर। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के छात्र सभी से उसमें आगे हैं। और वो कैसे? सबसे पहला तो मैंने कहा कि जो मैंने आपको भाषा का और लहजे का ये आपको महत्व समझाया, तो मध्य प्रदेश के छात्र की बोली हुई हिंदी या उसकी बोली हुई अंग्रेज़ी दुनिया में कोई भी आसानी से समझ सकता है। MTI जिसको बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, मध्य प्रदेश के छात्र में या मध्य प्रदेश के एक प्रोफेशनल में वो नहीं है आमतौर पर। बिल्कुल। दूसरा, मध्य प्रदेश के छात्रों में, मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल्स में एक आम बात जो मैं नहीं कह रहा, मैंने कई इंडस्ट्री के लोगों से सुनी है, और वो ये कि उनका डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी, उनकी लॉयल्टी और उनका रिटेंशन, जी। ये बहुत अच्छा पाया गया है। तो यदि कोई कंपनी है, यदि कोई एक एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी छात्र को, मध्य प्रदेश के छात्र को अवसर देता है तो काफ़ी हद तक वो ये इस बात को लेकर निश्चिंत रहता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में काम लंबे समय तक करेगा, पूरी सिंसियरिटी के साथ में करेगा और काफ़ी अच्छे खासे लगन के साथ में वो मेरे साथ में रहेगा। और ये कहीं ना कहीं छात्रों के चयन में ये चीज़ सामने आती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की और मध्य प्रदेश में वाकई में जो युवा हैं उनका डेडिकेशन और उनका जो कमिटमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट रहता है और इसलिए सभी कंपनीज उनको हायर करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहती हैं। सर, भाषा की बात करना चाहेंगे, जैसा कि हाल ही में हमें पता है कि MBBS का जो कोर्स है उसे हिंदी में लाया गया। क्या तकनीकी शिक्षा को भी हम हिंदी मीडियम में ला सकते हैं जिससे गांव-गांव तक बच्चों तक की शिक्षा पहुंच सके? आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस पर काम शुरू हो चुका है। ऐसी कई पुस्तकें
इंजीनियरिंग की जी। मार्केट में आ चुकी हैं, जो हिंदी में है। इतना ही नहीं, हमारा जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, AICTE है, उन्होंने हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की पुस्तकों का अनुवाद का प्रयास शुरू कर दिया है। हिंदी के अलावा ऐसी कई भाषाएं हैं जिनमें किताबें आ चुकी हैं। बिल्कुल। यहाँ हमको सिर्फ ये देखना होगा कि जैसे आपने कहा कि एक गांव का एक छोटे से गांव का एक छात्र जो अंग्रेजी नहीं समझ पाता है, उसको कैसे आसानी हो तकनीकी शिक्षा समझने में, अर्जित करने में। तो निश्चित रूप से ये जो किताबें हैं, जो अनुवादित किताबें हैं, वो उसको मदद करेंगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो उस स्टूडेंट को आगे आने वाला चैलेंज होगा, वो ये कि जब वो प्रोफेशनल में जाएगा, जब वो इंडस्ट्री में जाएगा, तो वहाँ तो अनुवाद करने वाला कोई नहीं मिलेगा उसको। बिल्कुल। वहाँ के जो मैनुअल्स हैं, वहाँ की जो मशीन्स के जो किताबें हैं, मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो उनका अनुवाद शुरू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इस छात्र को जो शुरुआत हिंदी की पुस्तकों से कर रहा है, अनुवादित पुस्तकों से कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस शुरू से ही बनाना पड़ेगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा कि पढ़ाई तक तो ये ठीक है, उसकी पढ़ाई को सरकार ने बहुत आसान कर दिया है, जी सर। उसको प्रेरित किया है, आगे जाके उसको तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हिंदी के महत्व के बारे में बताया और काफ़ी कुछ कार्य कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ कार्य कर रही हैं हिंदी भाषा में, बहुत सारा कंटेंट आ भी चुका है। सर आखिरी में, अंत में, आप स्टार्टअप मेंटर भी हैं, क्या आप अपील करना चाहेंगे जो युवा हमें देख रहे हैं, तकनीकी युवा हमसे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश सिर्फ छोटा सा ही संदेश दूंगा, और वो ये है कि स्टार्टअप का सीधा सीधा अर्थ होता है आइडिया। आइडिया अगर आपके पास में है तो आपको मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार की तरफ से ये आपको एक कॉन्फिडेंस है, एक संबल है, एक सपोर्ट है कि 99% इस बात के चांसेस हैं कि अगर आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग है तो आपका एक डेफिनेटली एक सफल स्टार्टअप की तरफ आप दिशा में प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास सफल भी होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप का, आपका जो आइडिया है, आपके जो इनोवेटिव थिंकिंग है, उसको कायम रखिए, उसको कभी भी आप ख़त्म मत होने दीजिए, बल्कि जितना वो है उसको बढ़ाने की दिशा में आप प्रयास कीजिए। तो निश्चित रूप से स्टार्टअप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और एक सफल स्टार्टअप शुरू करने में सफल होंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष बिलोरे सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से अच्छे प्लेसमेंट में स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।